हेलो बच्चों, मेरा नाम है दीपक शाकर एंड आई वेलकम यू टू द प्लेटफॉर्म ऑफ अध्ययन डिफेंस एकेडमी। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। वहाँ हमने जाना कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पहला जो पेज है वो है प्रियम्बल। इसके अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें हमें बहुत सारे पार्ट्स देखने को मिलेंगे। ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स थे, बट आज के समय में वो बढ़कर 25 पार्ट्स हो चुके हैं, 25 पार्ट्स। इसके अलावा जब आर्टिकल्स की बात की जाए तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे 395 आर्टिकल्स हुआ करते थे, बट अब वो आर्टिकल्स की संख्या बढ़कर करीब 450 के आसपास हो चुकी है। एंड इन सब के अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें बहुत सारे स्केड्यूल्स भी मिलेंगे जो एक हद तक एक्सप्लेन करते हैं आर्टिकल्स को। एंड फाइनली कुछ हमारे पास अमेंडमेंट्स भी होते हैं हमारे इस बुक में, जो कि सुप्रीम लॉ है इस देश की, जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और उनको हम कहेंगे अमेंडमेंट्स। फिलहाल हम आज शुरुआत करने जा रहे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पहले पेज से, जिसको हम कहते हैं प्रियम्बल। जब हम बात करते हैं प्रियम्बल की, तो आपने अपनी किताबों में भी, अगर आपके पास एनसीईआरटी है या आपकी स्टेट बोर्ड्स है, तो आपने अपनी किताबों के आगे सबसे पहला पेज देखा होगा जहां ये लिखा हुआ आपको मिलेगा। खैर, मेन फोकस आपका इस पर होगा। ये भी प्रियम्बल है, ये भी प्रियम्बल है, दोनों में एक चीज़ का फ़र्क है। वो क्या है वो थोड़ी देर में हम देखने वाले हैं। तो प्रियम्बल को अगर हम एक बार ध्यान से पढ़ें तो ये कहता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. ये हमारा प्रियम्बल है, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पेज। लेकिन ये हमें बताता क्या है? तो अगर ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आए कि ये जो हमारे देश का प्रियम्बल है ये हमें बताता क्या है, तो प्रियम्बल हमें 4 चीज़ों के बारे में बताता है। पहला है सोर्स, और जब मैं कहता हूँ सोर्स तो इसका मतलब है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको जो पावर मिलती है वो कहाँ से मिलती है, और उस पावर का जो सोर्स है वो है पीपल ऑफ इंडिया। यानी कि असल में जो कॉन्स्टिट्यूशन को पावर मिल रही है वो मिल रही है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ये पीपल ऑफ इंडिया से। फिर जो दूसरी चीज़ हमारा प्रियम्बल हमें बताता है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, वो है नेचर, कि इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर कैसा है, और वो है सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, आप में से कुछ होंगे जिनको इनका मतलब अभी समझ में नहीं आया होगा, बट फिलहाल मैं इतना बताना चाहता हूँ अभी के समय में कि ये हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, नेचर है। तो ये हमारा नेचर हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का। फिर इसके अलावा और आगे चले तो हमारा जो प्रियम्बल है एक और चीज बताता है, वो है ऑब्जेक्टिव। यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो टारगेट है, हम क्या लोगों को देना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव हमारे क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत लोगों को देने के लिए, उसके बारे में भी प्रियम्बल हमें बताता है। जैसे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, जस्टिस। ऑब्जेक्टिव क्या है, लिबर्टी। ऑब्जेक्टिव क्या है, इक्वालिटी। ऑब्जेक्टिव क्या है, फ्रेटर्निटी। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम इस देश के लोगों को ये चीज़ें दें, और ये हमारा ऑब्जेक्टिव है जो हमें कौन बता रहा है, प्रियम्बल बता रहा है। और इसी तरीके से फाइनल जो चीज़ हमारे पास वो है डेट ऑफ एडॉप्शन। किसके डेट ऑफ एडॉप्शन, डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और वो है 26 नवंबर 1949। तो इस तरीके से जो प्रियम्बल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पेज, वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन के 4 चीज़ों के बारे में बताता है। पहला है हमारा सोर्स, कि इस देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको पावर
कहाँ से मिलती है, उसका सोर्स क्या है, वो है पीपल ऑफ इंडिया। फिर सेकंड चीज़ हमारे पास है कि इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन, उसका नेचर कैसा है, तो वो नेचर है हमारे पास सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। फिर तीसरी चीज़ कि हमारा इस कॉन्स्टिट्यूशन से लोगों को देने का ऑब्जेक्टिव क्या है, टारगेट क्या है, और वो टारगेट है लोगों को जस्टिस देना, लिबर्टी देना, इक्वालिटी देना एंड फ्रेटर्निटी देना। एंड फाइनली चौथी चीज़ जो हमें प्रीएम्बल बताता है वो है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को हमने किस तारीख को एडॉप्ट किया, और वो तारीख था हमारे पास 26 नवंबर 1949 को। तो फिर वापस एक बार मैं आपको समझाऊं तो प्रीएम्बल है क्या, प्रीएम्बल है क्या। तो प्रीएम्बल का सिंपल सा मतलब हुआ कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज है, और एक नॉर्मल बुक से कंपेयर करें तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक तरीके से प्रीफेस है, और बहुत हद तक ये कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सब कुछ बताता है। तो इसीलिए इसको कभी कभार सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। नाउ आगे चलें कि इनका मतलब क्या है, ठीक है, क्योंकि हमें ये तो पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स वो है पीपल ऑफ इंडिया, और इसको हम समझ सकते हैं कि हाँ, भारत के लोग हैं जो असल में कॉन्स्टिट्यूशन को पावर देते हैं। बट इसके आगे हमने देखा कि इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन का एक नेचर है, और वो नेचर कैसा है, सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो ये हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर है। और अगर आप ध्यान से देखें यहां, तो क्या सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, क्या इन 5 वर्ड्स के बीच में कोई कॉमा है? आंसर है नहीं। इनके बीच में किसी भी तरीके से कोई कॉमा नहीं है, और ये कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, ये जानबूझ के किया हुआ है। इसके तहत हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर से वो ये बताना चाहते थे कि इस देश का जो नेचर है वो अलग से सॉवरन नहीं है, अलग से सोशलिस्ट नहीं है, अलग से सेक्युलर नहीं है, अलग से डेमोक्रेटिक नहीं है, अलग से रिपब्लिक नहीं है। ये सब के सब जब एक साथ मिल जाएंगे, सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, तब जाके वो हमारे देश का क्या बनेंगे, नेचर बनेंगे। तो फिलहाल मैं समझता हूं कि आप नेचर समझ चुके हैं। इन शब्दों के मतलब क्या होते हैं उस पर थोड़ी देर में हम आ रहे हैं। नेचर के बाद हम बात करें ऑब्जेक्टिव, तो हमारे वापस 4 ऑब्जेक्टिव हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये हमारे 4 ऑब्जेक्टिव हैं एज पर द प्रीएम्बल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि लोगों को हम कॉन्स्टिट्यूशन से क्या देना चाहते हैं, ये चीजें देना चाहते हैं। एंड फाइनली उसमें हमारे पास मेंशन है डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और वो डेट है 26 नवंबर 1949। सो अब थोड़ा और डिटेल में बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि इस देश का नेचर कैसा है, सॉवरन, इस देश का नेचर कैसा है, सोशलिस्ट, इस देश का नेचर कैसा है, सेक्युलर, इस देश का नेचर कैसा है, डेमोक्रेटिक, और इस देश का नेचर क्या है, रिपब्लिक। तो ये इस देश का नेचर है। लेकिन इन शब्दों का मतलब क्या होता है हमें समझ में नहीं आ रहा, तो समझते हैं। सॉवरन क्या होता है, तो ये डेट लीजिए 1947। 1947 से पहले हम किसके गुलाम थे, ब्रिटिश के। और जब हम ब्रिटिश के गुलाम थे तो ब्रिटिशर्स हमारे सारे कानून बनाते थे। इससे पहले जितने भी लॉज थे इस देश में, वो सारे के सारे कौन बनाता था, हमारे लिए ब्रिटिशर्स। यानी कि हम अपने लिए लॉज बनाने के लिए किस पे निर्भर थे, ब्रिटिशर्स पे। और जो लॉ ब्रिटिशर्स लेके आएंगे वो हमको फॉलो करना पड़ेगा। तो इस केस में हम सॉवरन नहीं है,
यानी कि हम इंडिपेंडेंटली अपने लिए कोई डिसीजन नहीं ले सकते। बट इसके बाद 1947 के बाद जब हम आज़ाद हुए तो अब हम अपने खुद के लिए लॉज बनाते हैं, हम अपने खुद के लिए पॉलिसीज बनाते हैं। यानी कि इंडियंस अब अपने खुद के लिए लॉज एंड पॉलिसीज बना सकते हैं। तो ऐसी कंट्री जो अपने खुद के डिसीजन खुद ले सकती है, उस कंट्री को हम क्या कहते हैं? सॉवरन कहते हैं। मैं समझता हूं कि आपको ये बात समझ में आ चुकी है। फिर बात करें अगर सोशलिस्ट की, तो सोशलिस्ट से मतलब है सोशल वेलफेयर। यानी कि हम कोशिश करेंगे कि इंडियन सोसाइटी में जो एक गैप आ चुका है, किसके बीच में? रिच एंड पुअर। किसके बीच में? डिफरेंट कास्ट। तो इन लोगों के बीच में ये जो गैप है, इसको हम कम करें और कोशिश करें कि समाज में, सोसाइटी में सबका क्या हो? भला हो, वेलफेयर हो, भला होना। फिर बात करें सेक्युलर के बारे में, तो सेक्युलर का मतलब क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि इस देश में, इंडिया में, सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी किस रिलीजन की, तो है हिंदुइज्म, फिर इस्लाम, और इस तरीके से बाकी और रिलीजन्स हैं जैसे कि सिखिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, और भी हमारे पास अलग अलग तरह के रिलीजन्स हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इस देश का, इंडिया का जो स्टेट रिलीजन है, या कहूं इस देश का ऑफिशियल रिलीजन है, तो क्या इस देश का कोई ऑफिशियल रिलीजन है? और आंसर है नहीं। इंडिया का कोई ऑफिशियल या स्टेट रिलीजन नहीं है। यानी कि हमारे लिए इंडिया में ये सारे के सारे धर्म बराबर हैं, इक्वल हैं। और जब किसी देश में उसका कोई स्टेट रिलीजन नहीं हो, तो उस देश को हम कहते हैं कि वो देश कैसा है? सेक्युलर। एक और टर्म्स में बताऊं तो यानी कि जिस कंट्री में सभी धर्मों को इक्वली ट्रीट किया जाता है, ऑल रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सेक्युलर कंट्री। तो इंडिया भी एक सेक्युलर कंट्री है क्योंकि हम सभी धर्मों को बराबर तरीके से देखते हैं। फिर और आगे चलें तो हमारे पास दो शब्द थे, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। तो डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक क्या होता है? मैं मानता हूं कि आप एक लंबे समय से सुनते हुए आ रहे होंगे डेमोक्रेसी के बारे में, और आपको कुछ आइडिया होगा डेमोक्रेसी के बारे में। कैसा आइडिया? अगर मैं आपसे पूछूं कि इस देश का हेड कौन है, इस देश का हेड कौन है, तो वो हेड है प्रेसिडेंट। कौन है? प्रेसिडेंट। लेकिन अगर मैं पूछूं कि इस देश में एक गवर्नमेंट है, हमारे पास सरकार, उस सरकार का हेड कौन है, तो आपका आंसर होगा कि वो कौन है? पीएम होगा। ठीक है। तो हमारे पास दो हेड है, एक इस देश का हेड और एक इस देश के गवर्नमेंट का हेड। तो अगर पब्लिक है, यानी कि सिटीजन्स, पीपल ऑफ इंडिया, तो अगर पब्लिक वोट देती है इलेक्शन से, इलेक्शन देकर, वोट देकर अपनी गवर्नमेंट चूज कर सकती है पब्लिक, तो उस कंट्री को हम कहते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी। और जब किसी देश में पब्लिक वोट देके उस देश के हेड को इलेक्ट कर सकती है, तब हम उसको कहते हैं रिपब्लिक। उसको हम क्या कहते हैं? रिपब्लिक। तो वापस ध्यान देना, अगर किसी देश में इलेक्शन से हम किसी गवर्नमेंट को चुने, तो उस देश को हम कहेंगे डेमोक्रेटिक कंट्री। और इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यानी कि हम अपनी गवर्नमेंट को खुद चुनते हैं। और जब इस देश के हेड के बारे में बात हो, यानी कि राष्ट्रपति के बारे में बात हो, तो उस केस में हम डायरेक्टली वोट नहीं देते हैं, बट हम जिन लोगों को वोट देते हैं, ये लोग प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट देते हैं। यानी कि एक इनडायरेक्ट तरीका है, इनडायरेक्ट वे
ऑफ इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसको हम कहते हैं डेमोक्रेसी, जब हम गवर्नमेंट को चुनते हैं, और जब पब्लिक ये अपने हेड को चुनेगी यानी कि प्रेसिडेंट को, तो उसको कहा जाता है रिपब्लिक। तो डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक का मतलब मैं मानता हूं कि आपको अब समझ में आ चुका होगा। तो अगर इसको और लाइंस में देखा जाए तो सॉवरन का मतलब हुआ एक ऐसी कंट्री जो अपने डिसीजंस खुद ले सकती है बिना किसी आउटसाइड इंटरफेरेंस के। फिर हमारे पास है डेमोक्रेटिक, यानी कि एक ऐसी कंट्री जहां पे उनकी गवर्नमेंट क्या होती है, इलेक्टेड होती है। फिर हमारे पास है रिपब्लिक, जहां हेड जो है वो क्या होता है, इलेक्टेड होता है। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट वाली माने कि जहां सोशलिज्म की भावना हो, जहां हम सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में सोचें, सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में सोचें, उसको हम कहते हैं सोशलिज्म या सोशलिस्ट टेंडेंसी। एंड फाइनली हमारे पास है सेक्युलर, और सेक्युलर का मतलब होता है कि स्टेट ये सभी धर्मों को इक्वली ट्रीट करती है और इक्वली उनको प्रोटेक्ट भी करती है, और स्टेट की कोई भी रिलीजन नहीं है। स्टेट कहने से मेरा मतलब है कंट्री का, ठीक है। तो वो जो 5 वर्ड्स है उनका मतलब ये निकलता है। तो अगर थोड़ा और प्रियम्बल के बारे में बात किया जाए, तो प्रियम्बल का जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि हमने कहा था ना कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें हमने बहुत सारे जो प्रोविजंस है, चीज़ें हैं, वो हमने अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। तो इसी तरीके से जो प्रियम्बल का आइडिया था वो हमने लिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। और प्रियम्बल असल में है क्या, इट इज़ अ काइंड ऑफ अ प्रीफेस, इट्स काइंड ऑफ एसेंस, समरी, इंट्रोडक्शन, अदर थिंग्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा आपको एक और चीज़ मैंने आपको शायद कल बताई थी कि हमारे पास 13 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 3rd मीटिंग हुई, और इस 3rd मीटिंग में पंडित नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो नेहरू साहब ने इस 3rd मीटिंग में एक डॉक्यूमेंट पेश किया जिसको हमने कहा था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। और इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के तहत हमने कहा कि हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें डालेंगे, वो सारी की सारी चीज़ें इस डॉक्यूमेंट में मेंशन थी जिसको हमने कहा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। नाउ जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो उसके बाद फाइनली हमने इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में कुछ मॉडिफिकेशंस किए, और वो मॉडिफिकेशंस करने के बाद हमने उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला एज अ फर्स्ट पेज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, और उसी को हमने कहा प्रियम्बल। क्या कहा, प्रियम्बल। तो ये जो पॉइंट है बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ द पंडित नेहरू, जो कि इस दिन को पास हुआ था, ठीक है। इंट्रोडक्शन इस तारीख को हुआ था, पास कब हुआ, 22 जनवरी 1947 को। तो इंट्रोडक्शन के बाद पास होने में टाइम लगेगा, तो करीब हमें लगा 1 महीने से ज़्यादा का टाइम। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज़, स्टार्टिंग में मैंने आपको 2 इमेजेस दिखाई थी, एक ये और एक ये। दोनों इमेजेस हमारे प्रियम्बल की है, हमारे प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल की, लेकिन दोनों में फ़र्क है। ये जो प्रियम्बल है ये है 1950 का, और ये जो प्रियम्बल है ये है आफ्टर 1976। और दोनों प्रियम्बल को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको 3 वर्ड्स दिखेंगे जो एक्स्ट्रा हैं इस प्रियम्बल में कंपेयर टू इस प्रियम्बल में। जैसे यहां लिखा है सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, लेकिन अगर ओल्ड प्रियम्बल में आप देखो तो आपको खाली सॉवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक मिलेगा। सोशलिस्ट और सेक्युलर देखने को आपको नहीं मिलेगा पुराने प्रियम्बल में। इसके अलावा फ्रेटर्निटी अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी ऑफ द नेशन, और यहां क्या लिखा है, फ्रेटर्निटी अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। यानी कि इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट और सेक्युलर ये वो शब्द हैं जो हमने हमारे प्रियम्बल में 1976 के बाद ऐड किए। तो वापस एक और चीज पे आते हैं, हमें पता है कि अमेंडमेंट क्या होता है। अमेंडमेंट क्या होता है, अमेंडमेंट का मतलब चेंजेस, सुधार, मॉडिफिकेशन। तो ये था हमारा
42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को हमने 42nd टाइम अमेंड किया, कौन से ईयर में? 1976 में। और इसके तहत अमेंडमेंट करके हमने 3 वर्ड्स को ऐड किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में। और वो वर्ड कौन कौन से थे? सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। तो इसीलिए यहां पे एक और लाइन लिखी गई है कि प्रीएम्बल सो फार हैज बीन अमेंडेड ओनली वंस। एक ही बार हमने प्रीएम्बल को अमेंड किया है और वो था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। और इसके तहत हमने 3 वर्ड्स जोड़े, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। एंड फाइनल चीज कि क्या अगर प्रीएम्बल में लिखी हुई कोई चीज आपको नहीं मिल रही है तो क्या आप कोर्ट जा सकते हैं? ठीक है, सपोज करो हमारे प्रीएम्बल में क्या लिखा है? लिबर्टी, आजादी, फ्रीडम। तो कल आपको अगर लिबर्टी नहीं मिल रही तो क्या आप कोर्ट जा सकते हैं? और इसका आंसर है नहीं, आप नहीं जा सकते, क्योंकि प्रीएम्बल में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आज के टाइम पर भी एनफोर्सेबल नहीं है कोर्ट में, यानी कि आप उनको लेकर कोर्ट नहीं जा सकते हो। और इसीलिए जो प्रीएम्बल है ये है नॉन जस्टिसेबल। जब मैं कहता हूं नॉन जस्टिसेबल, इसका मतलब है कैन नॉट गो टू द कोर्ट। आप कोर्ट नहीं जा सकते हो उनको मांगने के लिए। तो ये कुछ डेटा था प्रीएम्बल के बारे में। बाकी ऑब्जेक्टिव पे आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव यानी कि हमारा जो लक्ष्य है, टारगेट है, वो क्या था? जस्टिस देना। किस फील्ड में? सोशल फील्ड में, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फील्ड में। इसके अलावा लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम। ठीक है, सो कहाँ कहाँ फ्रीडम? फ्रीडम थॉट्स में, विचार आपके इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, आपके एक्सप्रेशंस इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। बिलीफ, आप गॉड में बिलीव करते हैं या नहीं, आप किसी रिलीजन में बिलीव करते हैं या नहीं, ये सब की सब आपकी फ्रीडम है। आप डिसाइड करोगे कि आपको मानना है या नहीं मानना है। फेथ एंड वर्शिप। इसके अलावा इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। इक्वालिटी का मतलब इक्वल ट्रीटमेंट, एंड फ्रेटर्निटी का मतलब, एक समय था हमारे देश में जब अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने इंडिया में हिंदूज, मुस्लिम्स, सिख्स, इनके बीच में एक फूट डाली रिलीजन को लेके। तो हम वो नहीं चाहते कि आज़ाद भारत में भी ऐसा ही हो। तो हम चाहेंगे कि इनके बीच में भाईचारा हो, अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड। और वो जो सेंस है ब्रदरहुड का, उसको हम कहते हैं फ्रेटर्निटी। सो फ्रेटर्निटी का मतलब है सेंस ऑफ ब्रदरहुड। एंड फाइनली हमारे पास है अगेन डेट ऑफ एडॉप्शन, जो कि हमारे पास है 26 नवंबर 1949। तो वापस 2 चीजें हमारे पास, एक है डेट ऑफ एडॉप्शन और एक है हमारे पास डेट ऑफ कमेंसमेंट। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जिसको हमने एडॉप्ट किया था, अपना लिया था कि हाँ यही हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, वो डेट था 26 नवंबर 1949। और वो डेट जिस दिन हमने कहा कि हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे, वो डेट हमारे पास है 26 जनवरी 1950। तो ये हमारे पास 2 डेट्स हैं, याद रखना। और इस डेट को 26 जनवरी 1950 को हम अपना क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे मनाते हैं। तो इसको भी आप याद रखना। सो फिलहाल ये आपके काम की चीज नहीं है, बस आपको याद रखना है कि प्रीएम्बल क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? तो ये अभी के समय में कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, बल्कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है। जब मैं कहता हूं इंटीग्रल पार्ट, तो इसका मतलब कि आप प्रीएम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन से अलग करके नहीं पढ़ सकते हो। अगर आप प्रीएम्बल पढ़ रहे हो तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ना पड़ेगा, और अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है तो आपको प्रीएम्बल भी पढ़ना पड़ेगा। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी इसी वीडियो के नीचे लिंक में। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, तो आप वाया एप्लीकेशन और वाया ईमेल आप हमें मैसेज कर सकते हैं अपने डाउट्स।
सो हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।